तो क्या देखना है? संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग। इसको क्यों देखेंगे? क्योंकि हमने देखा था इससे पहले वाली कक्षा में कि हमने दो चीजें देखी थी। एक तो क्षेत्र था संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। कौन कौन सा था? संगठित और असंगठित। क्लियर? अब ये जो संगठित क्षेत्र था तो इसमें हमने देखा था कि इसकी कार्य अवधि निश्चित होती है, तो इसके अनेक सारे लाभ देखे थे। और असंगठित क्षेत्र जिसकी कार्य अवधि अनिश्चित थी और इसके ऊपर कोई सरकार के नियमों का पालन नहीं चलता। तो इसी प्रकार से जो असंगठित क्षेत्र थे उसमें जो भी लोग कार्य करेंगे वो कैसे करेंगे कि जो कार्य करते हैं उसके जो कर्मचारी है वो एक प्रकार से उनको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती, लगभग हानि में ही रहता है उनका कार्य। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या करना है? हमारे को संरक्षण करना है। तो अब ये जो संरक्षण की आवश्यकता है ये दो जगह होगी। अगर एक नंबर की बात करें तो कहां पे होगी संरक्षण की आवश्यकता? असंगठित क्षेत्र में। कहां पे होगी? असंगठित क्षेत्र में। और दूसरी कहां पे होगी? शहरी क्षेत्रों में। कहां पे होगी? शहरी क्षेत्रों में। क्लियर? फिर से देखो कि संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग, इनको हम दो जगह पे देखेंगे, एक तो शहरी क्षेत्रों में और एक असंगठित क्षेत्रों में। अब इस असंगठित क्षेत्रों की बात की जाए तो हमने असंगठित क्षेत्रों में कृषि को शामिल किया था ना। तो उसमें से जो पहली बात हमने की थी, कौन सी की थी? एक तो कृषि की। ठीक है, कृषि कार्य में करने वाले कौन करते हैं कार्य? मजदूर। ठीक है, कौन करते हैं? मजदूर। तो कृषि का जो कार्य करते हैं वो मजदूर, वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? असंगठित क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आते हैं? उसके अलावा जो भूमिहीन श्रमिक है, कैसे श्रमिक? भूमिहीन श्रमिक, जिनके पास खुद की भूमि नहीं है पर उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो भी किस क्षेत्र में आते हैं? असंगठित क्षेत्र में। एक होता है काश्तकार। कौन होता है? काश्तकार। ठीक, जानते हो काश्तकार? जैसे कि मान लो कि कोई भूमि है, ये भूमि है, इसके ऊपर दो व्यक्ति कार्य करेंगे, या तो काश्तकार या किसान। ठीक है, तो काश्तकार क्या होता है कि उसकी खुद की स्वयं की क्या होती है? भूमि होती है और उसके ऊपर कार्य करता है, वो काश्तकार कहलाता है। क्लियर? तो काश्तकार, काश्तकार के अलावा बटाईदार। बटाईदार तो जानता होगा, बटाई को मान कोई खेत ले लें आप, बटाईदार। कौन सा दार? बटाईदार। ये क्या है? असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो अब इनको क्या करना है? संरक्षण करना है। क्लियर? और संरक्षण कैसे करोगे? इनको संगठित क्षेत्र में डाल दो या इनके लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करके। ठीक है, उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर देख लेते हैं। शहरों में अनेक सारे श्रमिक होते हैं ना। तो शहरों के श्रमिक, कौन से श्रमिक? शहरों के श्रमिक। उसके अलावा अनेक सारे उद्योगों में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक कौन से? ये श्रमिक हो गए। ठीक है, कहां पे काम करने वाले श्रमिक? उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक। उसके अलावा आपने अनेक सारे देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे लो लंकड़, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कबाड़ी वाला। ठीक है, तो जो कबाड़ी वाले व्यक्ति होते हैं वो, और उसके अलावा अनेक सारे जो यहाँ पे जो वो नहीं चुपते रहते, बोतल वातल। ठीक है, तो ये वाले लोग। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे? कबाड़ी और बोझ ढोने वाले लोग। कबाड़ी और बोझ ढोने वाले लोग। हाँ, समझ गया? जैसे कि मान लो कि अब यहाँ पे अपने गांव में क्या चल रहा है? एक सीजन चल रहा है, किसका? गाजरों का। ठीक है, तो अगर आप मंडियों में जाओगे तो वहां पे देखो कि अनेक सारे व्यक्ति होते हैं जो एक बोरी को उठाते हैं और ले जाके गिरते हैं। क्या वो ढो रहे हैं? बोझ ढो रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? पलदार कहलाते हैं। तो ये कबाड़ी और बोझ ढोने वाले व्यक्ति ये किस में आते हैं? शहरी क्षेत्रों में आते हैं। और इनकी संरक्षण की क्या है? आवश्यकता है। दोबारा से देखो कि हमने कहा कि संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग कौन कौन से हैं, तो इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। एक तो असंगठित क्षेत्रों में, कौन से वाले में? असंगठित क्षेत्रों में, और एक शहरी क्षेत्रों में। असंगठित क्षेत्रों में कृषि में जो कार्य करते हैं जो मजदूर, उनको शामिल करेंगे। भूमिहीन श्रमिकों को शामिल करेंगे, काश्तकार और बटाईदार को इसमें शामिल कर लेंगे। उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है उसमें शहरों के श्रमिकों को शामिल कर लेंगे, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को शामिल कर लेंगे, कबाड़ी और बोझ ढोने वाले लोगों को शामिल कर लेंगे। अब है ना, दो क्षेत्र और आएंगे। देखो दो क्षेत्र, ठीक। हाँ, कौन कौन से क्षेत्र? इनको देख लेते हैं, आपसे पूछ ले कि ये क्या होता है। पहला तो होता है सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सार्वजनिक
क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र। और दूसरा क्षेत्र आता है जिसका नाम है निजी क्षेत्र। कौन सा होता है? क्लियर? ज्योग्राफी में वैसे तो क्लियर हो गए थे, पर इसमें देख लो इसकी दृष्टि से। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है और निजी क्षेत्र होता है, किसे कहते हैं? ठीक है, क्या ना खाऊंगा? देखो सीधी सीधी बात याद है आपको, जितनी भी जो भी संपत्ति हुआ कर, ठीक है, अगर उसका ऊपर की को अधिकार है सरकार को, तो वह तो कहलाओगे सार्वजनिक। और उनकी जो भी उत्पादन और सेवाएं भी कौन प्रदान करते हैं? सरकार। ठीक है, तो उसके अलावा निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र के ऊपर अधिकार की को रखो, या तो किसी निजी व्यक्ति को रखो या किसी कंपनी को रखो, जितने भी की परिसंपत्ति होगा ऊपर। और एक उत्पादन और सेवाओं का निर्धारण कौन करेगा? वो निजी या कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो आप देखो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र होता है, इसमें कौन होते हैं? इसकी जो अधिकांश परिसंपत्ति होती है ना, ठीक है, वो किसके अधिकार में होती है? अधिकांश परिसंपत्ति, परिसंपत्ति किसके अधिकार में होती है? सरकार के अधिकार में होती है। ठीक है, किसके अधिकार में होती है? सरकार के अधिकार में। समुदाय वाले लगाओ, ठीक है, सरकार के अधिकार में होती है। यहां तक क्लियर? अब ये जो सरकार है, इसके ऊपर स्वामी कौन बन गई? सरकार। और इसकी जितनी भी सेवाएं होंगी वो कौन करेगा? देख, इसके ऊपर स्वामित्व किसका होगा? सरकार का। स्वामित्व किसका है? सरकार का। और जितनी भी सेवाएं होंगी इस क्षेत्र में, कि आपको जो भी सेवाएं दी जाएंगी, वो सेवाएं हैं, वो क्या कौन करवाएगी उपलब्ध? सेवाएं कौन उपलब्ध करवाएगी? सरकार करवाएगी। यहां तक क्लियर? आप तो समझ गए ना? दोबारा से देख लो पढ़ कि हमने कहा सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्ति किसके अधिकार में होती है? सरकार के अधिकार में होती है। इसके ऊपर जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, वो किसका होता है? सरकार का होता है। उसके अलावा जो भी सेवाएं उपलब्ध करवाएगी इसके अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, वो कौन करवाएगी? सरकार करवाएगी। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र। फिर उसके अलावा एक क्षेत्र आता है निजी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? निजी क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र में क्या होता है? जितनी भी परिसंपत्ति होगी, ठीक है, जितनी भी परिसंपत्ति होगी, इसके ऊपर स्वामित्व यानी अधिकार। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो भी सेवाएं दी जाएंगी, सेवाएं उपलब्ध कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? या तो कोई व्यक्ति विशेष करवा दे, ठीक है, या फिर कोई कंपनी करवा दे। यही है निजी। दोबारा समझो, जितनी भी परिसंपत्ति है, यानी जो परिसंपत्ति जिसके ऊपर स्वामित्व और सेवाएं उपलब्ध कौन कराए? व्यक्ति या कंपनी, वो क्या कहलाती है? निजी क्षेत्र कहलाती है। उसके अलावा इसका जो वितरण होता है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी वितरण करेगा वो कौन करेगी? अरे सरकार करेगा, निजी वाला। जो निजी क्षेत्र है इसमें वितरण कौन करेगा? या तो ये व्यक्ति या फिर कंपनी। क्लियर? ये क्या है? इसमें ये निजी क्षेत्र देख लिया। दोबारा देखो, हमने दो क्षेत्रों में और विभाजित किया, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र को देखा, एक निजी क्षेत्र को देखा। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें अधिकांश परिसंपत्तियों के ऊपर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, और स्वामित्व सरकार का होता है। सेवाएं उपलब्ध कौन कराती है? सरकार कराती है। फिर उसके बाद में हमने दूसरा क्षेत्र देखा, निजी क्षेत्र। इसकी जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उसके ऊपर नियंत्रण व्यक्ति या कंपनी का होता है। ठीक है, स्वामित्व और सेवाएं उपलब्ध कौन कराएगा? व्यक्ति या कंपनी करवाएगा। और इसका वितरण कौन करेगा? व्यक्ति या कंपनी करती है। अब इसमें अपने को देखना है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? कौन कौन से में? सार्वजनिक और निजी में क्या देखना है? अंतर। क्या देखना है? अंतर। ठीक है, सार्वजनिक में क्या अंतर है, निजी में क्या अंतर है। तो अब हमने सार्वजनिक और निजी को जान लिया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसके अंदर परिसंपत्ति का अधिकार सरकार के ऊपर होता है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि इसके जो भी सेवा उपलब्ध कराएगी वो सरकार करवाएगी। निजी क्षेत्र देखा, निजी क्षेत्र में हमने कहा कि जितनी परिसंपत्ति होती है उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? या तो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या फिर उसके अलावा कंपनी का अधिकार होता है। जितना भी वितरण करेगी या उसके अलावा जो भी सेवा उपलब्ध करवाएगी या स्वामित्व किसका होता है? निजी या निजी व्यक्ति या कंपनी का होता है। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अब इसमें अंतर क्या है? तो अब अंतर की बात करें तो हमने परिभाषा में देखा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है इसमें परिसंपत्ति पर अधिकार किसका होता है? परिसंपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, तो अब इसका ठीक ये क्या हो जाएगा? अपोजिट कैसे होगा?
हाँ, ये चीज इसमें जोड़नी है। तो इसमें परिसंपत्ति पर अधिकार किसका हो गया? व्यक्ति या कंपनी का। ठीक है, व्यक्ति या और कंपनी का। कंपनी का। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? ना। फिर उसके बाद में हमने दूसरी चीज देखी थी। क्या देखी थी? परिभाषा में देखी थी ना? हाँ, सेवाएं देखी थी ना? तो इसमें क्या देखा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें सेवाएं कौन उपलब्ध करवाती है? सेवाएं उपलब्ध कौन करवाती है? सरकार करवाती है। कौन करवाती है? सरकार करवाती है। और इसमें सेवाएं कौन उपलब्ध करवाएगा? व्यक्ति या कंपनी। व्यक्ति या कंपनी। कंपनी। ऑटोमेटिक निकाल दें, दो अंतर निकल गया। उसके अलावा ये जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक लक्ष्य होता है कि वो लोक कल्याणकारी या समाज का कल्याण करे, और निजी क्षेत्र का जितना भी लक्ष्य होगा वो रोकड़ा कमावा से संबंधित। ठीक है, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य होता है समाज का कल्याण करना। ठीक है, समाज कल्याण या लोक कल्याण। क्लियर? और इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, क्या कमाना? लाभ कमाना। जैसे कि मान लो कि आपके यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना। वहां पे पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं अब। ठीक है, तो ये वो गवर्नमेंट की है, तो उसका लक्ष्य क्या था? समाज का कल्याण करना, लोगों का कल्याण ही कर रही है ना। उसके अलावा अगर आप अनेक सारी प्राइवेट संस्था देख लो, जैसे कि एजुकेशन संबंध में देख लो, शिक्षा के लिए अनेक सारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना, क्योंकि वो उन छात्रों से क्या लेते हैं? रुपए लेते हैं, बिना रुपया काम होता है। तो ये कौन सा है? इसका लक्ष्य क्या होता है? लाभ कमाना। उसके अलावा उसके अलावा जो इसमें सुरक्षा है कौन देती है? सरकार देती है। ठीक है, और इसमें जो सुरक्षा है कंपनी देती है। सुरक्षा दी नहीं जाती या बहुत ही कम। ठीक है, इसमें सुरक्षा सुनिश्चित है क्योंकि इसमें सरकार देती है, इसमें कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। क्लियर? कोई दे भी दीजिए और कोई ना भी दे। क्लियर? फिर उसके अलावा इसमें क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र में? इसमें सवैतनिक वेतन के साथ हाँ छुट्टियां मिलती है। क्या मिलती हैं? छुट्टियां प्राप्त होती है, और उसके अलावा अन्य सुविधाएं या अन्य सेवाएं दी जाती है। वह अन्य सेवाएं कैमरे में आ रही दी जाती है। ठीक है, और इसमें ना तो कोई सवैतनिक छुट्टी दी जाए, ना पैसे दी जाए। ठीक है, और ना कोई अन्य सेवा। कोई दे दे तो दे दे, ना दे तो ना भी दे। ठीक है, क्लियर? तो दोबारा से देखो, हमने देखा एक तो सार्वजनिक क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र। जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें जो परिसंपत्ति है इसके ऊपर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। और जो निजी क्षेत्र होता है इसमें परिसंपत्ति पे किसका अधिकार होता है? व्यक्ति या फिर कंपनी का अधिकार होता है। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके अलावा अगली चीज देखी कि इसमें जो भी सेवाएं उपलब्ध करवाएगी वो कौन करवाएगी? सरकार। इसमें जो सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे वो व्यक्ति या कंपनी करवाएगी। क्लियर? उसके अलावा इसका जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? समाज का कल्याण करना। और इसका जो लक्ष्य है वो लाभ कमाना होता है। फिर देखिए अगर सुरक्षा देखें तो इसमें क्या कौन सुरक्षा देती है? सरकार देती है। इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कोई दे भी दे, कोई कम दे दे या कोई ना भी दे। ठीक है, फिर उसके अलावा इसमें सवैतनिक छुट्टियां मिलती हैं और अन्य सेवाएं प्राप्त होती है, पर इसमें कोई सवैतनिक छुट्टी नहीं मिलती और न ही कोई अन्य सेवाएं प्राप्त होती। कभी कभी कुछ क्षेत्रों में कोई दे दे, वो अलग बात है। क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र में इसमें क्या होता है कि राष्ट्र निर्माण में क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका। किसके निर्माण में? राष्ट्र निर्माण में क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका। कैसी भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, समझ गया? क्या समझ गया? कैसे निभाता है? अब बात ये आती है ना। हाँ, क्योंकि हमने दो क्षेत्र देखे थे, एक तो सार्वजनिक देखा था और एक निजी देखा था। क्लियर? अब जो सार्वजनिक देखा तो इसमें क्या देखे थे? हमने कहा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो एक प्रकार से किसका कल्याण करता है? समाज का या लोगों का कल्याण करता है। यहाँ तक देखा था ना। तो अब समाज का कल्याण कर रहा है आपका सार्वजनिक क्षेत्र, तो अभी राष्ट्र का भी निर्माण करेगा। ठीक है, पहली बात राष्ट्र से क्या समझो थे? देख दो चीज या करे समझ ले, एक तो या से देश, ठीक है, एक या से राष्ट्र। अलग है या एक है? एक ही
देश ने अगर राजनीति की भाषा में बोले तो राज्य बोल दीजिए। क्लियर? धनतेरस रात। ठीक। तो अब जैसे कि देश या राज्य किसे बोलोगे तुम? पहली बात तो उसका क्या हो, निश्चित क्षेत्रफल हो। ठीक है, पहली बात। फिर उसका मानना है जनसंख्या निवास करती है यहाँ कद्दू मद्दू सा। ठीक है, जनसंख्या के अलावा एक ऊपर के है एक राजनीतिक सत्ता है यानी सरकार है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या चाहिए, इसकी क्या हो, सरकार पे नियंत्रण हो सबका। इसकी खुद की वो क्या बोलते हैं उसको यानी खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं मेरे याद नहीं आ रहा, यानी कि खुद का निर्णय खुद ले। ठीक है, तो ये वाला होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, देश या राज्य। मान लिया, तो राष्ट्र की वजह यह राष्ट्र। अब इसमें जो ये कद्दू मद्दू से रह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कद्दू मद्दू जैसे कि मान लो कि भारत है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, फारसी, ये हैं। ठीक है, सिख को नहीं, अगर सिख है वो अगर, हाँ ठीक है, ये जितने भी हैं ये सभी क्या हैं, अगर ये सभी एकता के सूत्र में है, कैसे सूत्र में, एकता के सूत्र में है, भाईचारे की भावना से रहते हैं, ठीक है, आपस में सहिष्णुता है, तो ये कहलाता है राष्ट्र। क्या कहलाता है, राष्ट्र। समझ गया, दोनों अलग चीज ही। तो देश को मतलब जिगम है, राजनीतिक सत्ता वह, जनसंख्या वह, क्षेत्रफल है वह, ये तो क्या कहलाता है, देश कहलाता है। और वो जो अपने जितने भी निर्णय ले वो खुद की आधार पे ले, दूसरा दबाव ना करे। ठीक, यह देश। और उसके अलावा उस देश में कुछ जनसंख्या निवास करे जिनका मायने अलग अलग धर्म का व्यक्ति ही, तो ये आपस में क्या हुई, जुड़े हुए अभी, एकता की भावना है उनके अंदर, भाईचारा सौहार्द की भावना है, वह कहलावा है राष्ट्र। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या? तो अब राष्ट्र को निर्माण कौन कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र। और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, समाज कल्याण करना। तो अब देख लेते हैं किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है इसमें राष्ट्र निर्माण में। तो इसमें देखो कि जितनी भी सुविधाएं हैं, बंद कर दो, क्या सुविधाएं, कैसी, ढांचागत सुविधाएं। ठीक है, ढांचागत सुविधाएं कौन उपलब्ध करवाता है, सरकार उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इसके अलावा जो कृषि है, ये क्षेत्र ढांचागत, ये ढांचा उपलब्ध करवा दिया। इसमें आप मान लो कृषि कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कृषि। ठीक है, और कृषि के अलावा क्या कर रहे हो, उद्योग लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, उद्योग लगा रहे हो। अगर आप कृषि कर रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, तो इनको बढ़ावा कौन देगा, सरकार। हाँ, इनको बढ़ावा सरकार देगी। ठीक है, तो अब इनको बढ़ावा देगी तो इनकम आएगी। ठीक है, आर्थिक रूप से विकास होगा। तो आर्थिक रूप से विकास होगा तो इससे क्या होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। जब लोग वो खाए ना मरेंगे तो आपस में क्यों बढ़ेंगे, समझ गया। तो ये, फिर उसके अलावा अगली चीज आती है कि जो लोगों की न्यूनतम सुविधाएं होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, होती है ना, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो, तो इसी प्रकार से अनेक सारी सुविधाएं और उपलब्ध करवानी है तो सरकार करवाती है। कौन करवाती है, सरकार करवाती है। कैसे, जैसे मान लो कि आज के दिन पेंशन जैसी व्यवस्था चला रखी है। ठीक है, पेंशन जानो ना, वृद्धावस्था पेंशन, तो वो कौन उपलब्ध करवा रही है, सरकार। क्यों करवा रही है, क्योंकि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। तो ये क्या करवाती है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाती है। कौन करवाती है, सार्वजनिक क्षेत्र वाली यानी सरकार, आवश्यकताओं की पूर्ति। क्लियर। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे अनेक सारे उद्योग लगाए जाते हैं, तो उद्योगों को ऋण कौन उपलब्ध कराएगी, सरकार। और कैसे उपलब्ध कराए, सस्ती दरों पे। ठीक जैसे कि जो अनेक सारे क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। तो इनको अच्छी कार्य सुविधाएं कौन उपलब्ध करवाएगी, सरकार करवाएगी। क्या, अच्छी कार्य सुविधाएं। सरकार ये निर्धारण कर दे कि आपके द्वारा किसी भी श्रमिक को इतने रुपए से कम नहीं दिए जाएंगे, काम करवाओ तो ठीक है, ना करवाओ तो अपना घर हजार सो जाओ। ठीक है, और मजदूरा की वेतन निश्चित कौन करेगी, सरकार करे। कौन करे है, सरकार करे है। और अन्य जो वेतन है, बता दियो ना कि इनकी सुविधाएं, तो वेतन अच्छो कौन कर देनी, सरकार। तो ये क्या होगी, सुविधाएं। क्या हो गई, सुविधाएं। और इन सुविधाएं को कौन प्रदान करती है, सरकार क्या करती है, प्रदान करती है। और सरकार प्रदान करेगी कौन से क्षेत्र के माध्यम से करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से करेगी। उसके अलावा हमारे यहाँ पे अनेक सारी आवश्यकता की वस्तुएं होती है। क्या होती है, आवश्यकता की वस्तुएं होती है। ठीक है,
क्या होती है? आवश्यकता की वस्तुएं होती है। अब आवश्यकता की वस्तुएं होगी तो उसके अंदर दो काम करेंगे, या तो हम उसका उत्पादन करेंगे, क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, या फिर उसकी क्या करेंगे? बिक्री, बेचांगा, ठीक है? या तो उत्पादन करेंगे या क्या करेंगे? बिक्री करेंगे। तो अगर आप उत्पादन कर रहे हो तो उसमें क्या करना है? सरकारी सहायता देनी है। क्या देनी है? सरकारी सहायता। अब इसको कैसे समझोगे? जैसे कि मान लो कि आपको लगानी है एक उद्योग, ठीक है? उसके अंदर आप कह रहे हो कि मैं कपास से वो कपास खरीद लूंगा और उससे मैं कपड़ों का उत्पादन करूंगा। तो सरकार कहेगी कि हम आपको इतनी राशि सुविधा के तौर पर उपलब्ध करवा देंगे, लगाओ। तो यह कौन सा क्षेत्र हो? सार्वजनिक क्षेत्र। उसके अलावा मान लो कि कोई सामान बेच रहा है, ठीक है? जैसे कि आज के दिन जो हमारी जो वस्तु है, आवश्यकता की वस्तु, तो किसानों की क्या होती है? खाद बीज, ठीक है? तो उसमें अनेक सारी यूरिया, डीएपी इस प्रकार से खाद आते हैं ना, आते हैं ना? जैसे कि ये रखा, क्लियर? तो इसमें क्या है कि जो ये खाद बीज आते हैं, इसके ऊपर अगर इसका वास्तविक उत्पादन देखें तो लगभग 2200 रुपए का ये खाद का कट्टा। कितने का है? 2200 का, ठीक है? कितने का है? पर आपको कितने में मिल रहा है ये? 1200 में। अब ये जो 1000 रुपए का फर्क आया, ये यहां से यहां तक, ये क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर सरकार अनुदान देती है, जिसको बोलते हैं सब्सिडी, ठीक है? क्या देती है? अनुदान देती है। तो बिक्री के ऊपर सरकार क्या देती है? अनुदान देती है। उसके अलावा अब भी ताजा ताजा एग्जाम्पल देखो कि अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट है वह क्या कह रही है कि जितनों जिन्हें भी गैस सिलेंडर भरवाना ही, ठीक है, जो अपना गैस ही वाड़ो, तो उसके अंदर कह कि 500 रुपए तक, तो कहते कि जो 500 रुपए तक है ना उतना देना ही। अगर थारो गैस भरो जार से एक 1100 रुपए को, ठीक है, एक अंदर 500 रुपए तो थाने देना चाहिए, और ये बच्चा कुछ 1100 ही, यानी 500 से ज्यादा जितना भी रुपया होगा वह सारा कौन देगी? सरकार देगी। अब इस सरकार क्या के माध्यम से दे रही है? सब्सिडी का माध्यम से। क्या का माध्यम से? सब्सिडी का माध्यम से, जिन्हें अनुदान बोलते थे। क्लियर? अनुदान वैसे थोड़ा बहुत अलग है पर सब्सिडी समझ लो, ठीक है? समझ रहे हो कि सब्सिडी क्या होती है? कि मान लो कि कोई आपकी जो वास्तविक वैल्यू है उस गैस सिलेंडर की भरने की 1100 है, और राजस्थान गवर्नमेंट ये कहती है कि 500 रुपए से अधिक, चाहे 2 लाख तक भर हो जाएगा गैस सिलेंडर, वो आगा का हम दे देंगे। हाँ, 500 रुपए थाने देना पड़ेगा, और आगा का जितना भी थे देगा 1100 थाने देना चाहिए, और थाना जो अकाउंट है ना उनके अंदर हम अगर 1100 लाख रहे 600 रुपया हम ट्रांसफर वापस कर देंगे। क्यों करी जाए? सीधो 500 में दे सके थे, थाना पता हो चाले सरकार कितना कार्य काम है न, पता उन लोगों ने 500 दे लग जाएगा, कहते 500 500 500 और पैसा खर्च करी से राजस्थान सरकार। या थे केंद्र सरकार को नाम कर दो, केंद्र सरकार ने 500 में कर दिया। हाँ, तो इस आधार पर ये क्या होती है? अनुदान दिए जाते हैं। इसी प्रकार से जो खाद बीज इकट्ठे होते, पहले ये क्या थे कि डीएपी खाद कट्टा आप ले आओ जाओ, ठीक है, तो ये लाते हैं आप ले आओ जाओ, अपना पता कौन से ऊपर भी कोई सब्सिडी हो जा करे। अब गवर्नमेंट एक दिमाग लगाई, यार आप इतना पैसा फूक रहा आपने कोई नाम ना को ना, तो अब जितना भी खाद का कट्टा है जी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को लोगो लगा हो जाए, सबसे बड़ो खाद का कट्टा को नाम इतनों का हो जाए और अब गवर्नमेंट को नाम इतना हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, भारत डीएपी है ना, लिख रखा है ना? क्यों लिख रखा है वो? क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या देती है? सीडी देती है, सब्सिडी, वैसे वाली सीडी नहीं, ठीक? हाँ, क्या देती है? सब्सिडी देती है। और इसकी जो योजनाएं हैं क्या होती हैं? योजनाएं। इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? समाज कल्याण, ठीक है? क्या करना? समाज कल्याण। एक बार फिर से देखो, हमने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों होती है सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है? तो हम बता रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र का इसलिए होती है क्योंकि ये ढांचागत क्या कराता है? सुविधा उपलब्ध करवाता है, ये कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देती है, ठीक? फिर उसके बाद में हमने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके अलावा श्रमिकों के अच्छे कार्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है और उनका अच्छा वेतन उपलब्ध करवाता है, ऐसी सुविधाएं को क्या करता है? प्रदान करता है। उसके अलावा जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके उत्पादन पर सरकारी सहायता प्रदान करते हैं और बिक्री के ऊपर अनुदान प्राप्त करते हैं। उसके अलावा योजनाएं उद्देश्य समाज कल्याण करना है, इसकी जितनी भी योजनाएं उसका उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण। हमारे देश में क्या बढ़ रही है? बेरोजगार बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी, ठीक है? क्यों? क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है ना, ठीक है? तो अब जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसमें भी एक चीज दे रखी है आपकी बुक में टॉपिक, कि बढ़ती जनसंख्या के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है। कैसे? बढ़ती जनसंख्या के साथ बेरोजगारी बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ने के कारण, कौन सी? बेरोजगारी, ठीक है?
ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो इसका कारण बताओ, किस कारण से बढ़ रही है। दोबारा सुनो, जो हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसी के साथ क्या बढ़ रही है, देश की बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसके क्या कारण है, क्वेश्चन आ जाए कि देश की जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके प्रमुख कारण बताइए। तो मान लो कि पहली था, या सरकार है, गवर्नमेंट है, क्लियर। पहली 5 व्यक्ति था जिन्हें या 3 ने के किसी में रोजगार दे दूंगी। अब होगा 100 व्यक्ति, तो अब ज्यादा से ज्यादा 5 में दे देगी। अभी के बचा 95 बचा, अरे के बचगा बेरोजगार। क्या होगा, बेरोजगार। क्लियर, समझ गया। तो अब इन केस देखा था, पहले तो केस जो कि अणु का अनुपात निकाल देना लगभग 2:1 के आसपास आया, 0 पॉइंट कुछ 9 है कुछ, ठीक है। अभी का अनुपात निकाल देना कितना आ रहा है, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, 20:1। अब अनुपात हम डिस्टेंस आगो ना, इतना अनुपात को अंतर आ जाए, ठीक है, क्लियर। अब बताओ यहाँ से बेरोजगार की हालत। तो अब ये क्या है कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी जो रोजगार का अनुपात है वो कम होगा। अगर गुण गुण कर देख लियो, अगर गलत हो तो देख लियो, ठीक है। मैथ को गुण पर लगभग मेरे हिसाब से ठीक ही होना चाहिए, या तो मैं 0 पॉइंट कुछ आओ, ठीक है, या भी शायद ठीक होगा। हाँ, पर आप समझा दिया, अनुपात तो जान दो बस। तो अब ये कह रहा है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उससे रोजगार का अनुपात घट रहा है। बढ़ती जनसंख्या से जो रोजगार है उसका अनुपात क्या हो रहा है, रोजगार का जो अनुपात है वो घट रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या समझ में आ गई बात। फिर उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र है, एक तो कृषि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। इसमें हमने एक बेरोजगारी बताई थी, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, ठीक है। उसके अलावा शहरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। इसमें क्या बढ़ रही है, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो कृषि में तो हमने बता दिया था। इसमें जैसे कि मान लो कि आपकी शहर में कोई दुकान है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा था कि जो शहरों में अनेक सारी, मान लो कि आपकी शॉप है, शहर में दुकान है, अगर 5 जना भी लगे तो भी उतनी बिक्री करेगा, और 20 जना लगा दे तो भी उतनी बिक्री करेगा। लाग रहा तो 20 जना थी ना, तो कहते छिपी हुई बेरोजगारी। क्लियर, ये मैंने पहले समझा था पर थोड़ा सा याद करवाने के लिए। कृषि और शहरी क्षेत्रों में प्रसन्न व छिपी बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके अलावा बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगार का अनुपात घट रहा है। क्लियर। फिर उसके अलावा अगली बात करें कि जो संसाधन है, क्या संसाधन है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इन संसाधनों पे बोझ भी तो बढ़ेगा। क्या बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, बोझ। संसाधनों पे बोझ बढ़ रहा है, या कहीं से बढ़ रहा, बताओ कोई एग्जांपल। जैसे पानी पड़ रहा, पानी पड़ रहा है, पानी जैसे पहले पानी कम जनसंख्या थी तो सबने पूछ दिया था उसकी। अच्छा, अरे वो बढ़ जैसे कमी आ रही है। अच्छा, एग्जांपल फिट हो सकते पर करेक्ट हो जा। पानी पी रहा, पी बस ही तो ना खत्म होगा, फिर निकाल निकाल खेता में डाल दिया, नदियां में बहा देगा कहां से, और पर दबाव तो एक प्रकार से बढ़ रहा है। जैसे कि मान लो कि और भी एग्जांपल देखो, तो पहले एक व्यक्ति आया तो पहले ज्यादा चल लड़का उड़का, पर मैं समझाओ चाह रहा हूँ कि अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो पहले मान लो कि 10 ड्रेस की जरूरत पड़ रही, कितनी ड्रेस की, 10 की पड़ रही। जना मान लो कि टोटली भारत में 10 ही जना था, और अब मान लो कि 1000 जना होगा, ठीक है। तो अब कितनी जरूरत पड़ेगी, 1000 की। अरे मान लो कि 10 किलो अनाज खाओगा, अरे 1000 किलो खाओगा, ठीक है। उसके अलावा अनेक सारी जो आवश्यकता है, जो जो जनसंख्या बढ़ेगी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जो हमारी जनसंख्या है वो संसाधनों पे क्या दे रही है, बोझ डालती है। क्लियर, क्या डालती है, बोझ डाल रही है। कोई समस्या यहाँ तक। उसके अलावा अगली बात करें तो जो अधिक व्यक्ति, मान लो कि अधिक व्यक्ति हो गए तो उनको रोजगार क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना। तो जो अधिक व्यक्ति है उनको क्या मिल रहा है, अधिक व्यक्ति हो गए यानी जनसंख्या बढ़ गई, तो इनको एक तो रोजगार कम मिलेगा। उसके अलावा मान लो कि जैसे कि टीचर फील्ड है, ठीक है। पहले कितनी स्कूल थी, 10 स्कूल थी, ठीक। और इसमें मान लो कि 50 टीचरों की जरूरत थी, क्लियर। तो उस समय पूर्ति कर ली। अब मान लो 20 स्कूल हो गई, और अब 20 स्कूल हो गई, पर पहले बीएड करने वाले थे लगभग 30 जने,
ठीक है, एक गांव से मान लो कि एक गांव में एक ही स्कूल है तो, और अब बीएड करने वाले लगभग 500 जने। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ क्या था कि 10 स्कूलों में कितने की आवश्यकता थी? 50 की, 30 हो रहे हैं, तो इतना खड़ा करी ना, यक है कि हम देते हैं 10,000 या ना, मैं तो 15 लूंगा, 15 देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना। और इसमें अब यह है 20 स्कूल डालो कि मैंने कितना की आवश्यकता है? 100 की आवश्यकता है। कितना की आवश्यकता है? 100 की आवश्यकता है। अब ई कितना होगा? 500, तो यह है मैं 15 में दूंगा ना, मैं तो 10 दूंगा, तो ये 100 का मासी बच्चा 400 मासी कोई सो सस्ता माओ ने पकड़ लिया वो। क्लियर? तो 100 लिया है ना। तो अब ये बताओ कि व्यक्ति अधिक हुए तो जो पहले आय थी उसमें क्या हुई? कमी हुई। क्या हुई? कमी हुई। आय में क्या हुई? कमी हुई। तो अब अधिक व्यक्ति होंगे तो इनको क्या मिलेगा? क्या रोजगार तो लेंगे ना, ये क्या करेंगे? रोजगार। अब ये रोजगार करेंगे तो इनकी जो आय का स्तर है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? आय का स्तर कम। ठीक है, कम। कम क्यों हो रहा है? प्रतिस्पर्धा के कारण कि देख तू करा तो कर ले, नाम दूसरा पकड़ ले आना। ठीक है, घना डोल रहा अभी। तो इससे क्या हो रहा है कि आय का स्तर कम हो रहा है। यहां तक क्लियर? कोई समस्या? उसके अलावा देखो जो वस्तुएं हैं और उसके अलावा जो अनेक सारी सेवाएं हैं, ये क्या हो रही है? कम। क्या हो रही है? कम। इन्हीं प्रकार से संसाधन कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, और इनकी क्या होगी? अब कम हो गई तो इसकी कीमतें क्या होंगी? कीमतें ज्यादा। क्या हो जाएंगी? कीमतें ज्यादा। तो आप कौन बोलते हैं महंगाई ज्यादा होगी? अब महंगाई ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम हो रहा है तो कीमतें ज्यादा होंगी। और कीमत कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। उसके अलावा इनकी जो उपलब्धता है वो क्या है? कम है। वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता कम। क्या होती है? कम। दोबारा समझो कि हमने कहा कि जो बढ़ती जनसंख्या है इसमें बेरोजगारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसके कारण क्या है? तो हमने कहा कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसमें रोजगार का अनुपात क्या हो रहा है? घट रहा है। उसके अलावा कृषि और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत परछन या छिपी बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके अलावा जो संसाधन है उनके ऊपर अनेक सारा बोझ बढ़ रहा है। अधिक व्यक्तियों को रोजगार, अधिक व्यक्ति हो गए तो अब उसको रोजगार दिलाने के लिए क्या हो रहा है कि आय का स्तर कम हो रहा है। उसके अलावा से वस्तु और सेवाओं कम उत्पादित हो रही है, इसलिए इनकी कीमतें ज्यादा बढ़ रही है और इनकी उपलब्धता कम है। अब देखना है अपने को शहरी क्षेत्र में जो रोजगार पैदा करने की कुछ विधियां होंगी। ठीक है, कि आप इतनी बेरोजगारी बता दिया तो कम से कम रोजगार तो करो। ठीक है, तो क्या देखना है? शहरी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में क्या करना है? रोजगार की, रोजगार उत्पन्न करने की विधियां, रोजगार की विधियां। ठीक है, रोजगार पैदा करने की विधियां, किस तरह से आप शहरों में रोजगार पैदा कर सकते हो। मान लिया तू शहरों में रहता, ठीक है, तो अब वहां पे रहते हुए आप किस तरीके से लोगों में रोजगार पैदा करोगे? तो बता दो एक आधा तरीका, इस तरीका से कर देना। ठीक है, जैसे कि मान ले कि आप कोई भी शहर बना जाना तो अंदर अनेक सारे दर्शनीय स्थल लिया करते। ठीक है, दर्शनीय स्थल मतलब एक प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यटक बोलते हैं कि आपका तो घूम जाना तो आप पर्यटक कहलाओगे। क्लियर? तो अगर आप शहर के अंदर पर्यटन उद्योग में बढ़ावा दे देना, ठीक है, किसने? पर्यटन उद्योगन के दे दें, हाँ, बढ़ावा दे दें। ठीक है, तो हम शहर में कर सकता, रोजगार बढ़ा सकता किस तरीका से? मान ले कोई उड़े पर्यटन बना दिया तो लोग घूम आएगा, तो कोई खुद को सामान बेचेगो। ठीक है, उसके अलावा अनेक सारी जो हमारी स्थानीय स्तर की वस्तुएं हैं उनको उत्पादित करके बेच देंगे। इससे क्या होगा? हस्तशिल्पों का निर्माण हो जाएगा। तो इससे शहरों में क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। उसके अलावा हम देखें तो अब रोजगार बढ़ाएंगे तो जो क्षेत्रीय शिल्प है, क्या? क्षेत्रीय शिल्प, और उसके अलावा सेवाएं, क्या? सेवाएं, क्षेत्रीय शिल्प और सेवाओं का क्या किया जाए? प्रोत्साहन। क्या किया जाए? इसका मतलब क्या है? क्या शिल्प? ठीक है, शिल्प से अभिप्राय है जो भी चीजें यूनिक हो। यूनिक मतलब एक स्थान पे बनती है। जैसे कि अपने जो कुम्हार जाति है, ठीक है, वो क्या बना हुआ है? मटके बनाती है। ठीक है, या मान लो कोई स्पेशल मटका बना रही है, या फिर कई कई चीज की दरिया प्रसिद्ध बन गई। यहाँ की दरिया प्रसिद्ध है, यहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, बनारस की साड़ियाँ। ठीक है, ये क्या है? ये शिल्प है। ठीक है, जो छोटे स्तर पे उत्पादित किए जाते हैं वो क्या है? शिल्प है एक प्रकार से। तो इन शिल्पों को क्या किया जाए?
प्रोत्साहित किया जाए और उसका अलावा जो अनेक सारी क्षेत्रीय सेवाएं हैं उनको बढ़ावा दे दिया जाए। तो ऑटोमेटिक उद्योगों में क्या, ऑटोमेटिक शहरों में क्या हो जाएगा, रोजगार पैदा हो जाएगा। दो चीजें देख ली हमने। उसके अलावा जो तीसरी चीज है उसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे सरकार क्या होती है कि अनेक सारी नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है, नियम विनियम बनाती है। तो कई कई नीतियां या कानून ऐसे होते हैं कि जो हमारे रोजगार में अड़चन पैदा कर देते हैं, जो बिना फालतू में लागू कर दिया, अब वो कोई काम का होने पर अपने रोजगार में अड़चन पैदा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी नीतियां ने आप अगर बंद कर दें तो लोग खुद को रोजगार विकसित करेंगे, अपन करेंगे करेंगे ना। तो अगला है जो आवश्यक सरकारी, कौन सा, आवश्यक, आवश्यक, जो आवश्यक सरकारी, कौन से, आवश्यक सरकार की नीतियां, ठीक है। और आवश्यक हो तो लागू रखे या फिर अनावश्यक कर लो ना इसकी जगह, इन ज्यादा लंबी लाइन की जगह अनावश्यक, ठीक है। जो अनावश्यक सरकार की नीतियां हैं क्या, एक तो नीतियां और उसके अलावा नियम, ठीक है, इनको क्या कर दो, समाप्त कर दो। तो ऑटोमेटिकली रोजगार पैदा हो जाएगा। इनको क्या कर दे, समाप्त, कि भाई जो चीज आवश्यक ही ना है उन बिना फालतू क्यों लगा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब खुद की अनावश्यक नीतियां ने समाप्त कर दे, ये नियमन समाप्त कर दे, तो रोजगार क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अनेक सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कौन सी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, एक तो मूलभूत सुविधाएं, कौन सी सुविधाएं, और उसके अलावा तकनीकी शिक्षा, कौन सी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। अगर इन आप उपलब्ध करवा दें या बढ़ावा दे दें, ठीक है, तो रोजगार ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो कि बालगना आज के दिन तकनीकी शिक्षा देने लगा, नई नई तकनीकों को विकास कर रहा है, ठीक है। तो अब तकनीकों को विकास करेंगे तो एक प्रकार से रोजगार क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। तो तकनीकी शिक्षा इंपॉर्टेंट होगी और मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी, जिससे कि वो खुद को विकास करेगा, जब भी तो वो करे। पहले तो मान लो खुद को पेट भरो, दूसरा को कहीं विकास करो, ठीक है। तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना और तकनीकी शिक्षा इनको बढ़ावा देना। उसके अलावा आगे की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो भी मान लो कि मैं शहरों में रह रहा हूँ, तो मेरे को कोई उद्योग लगाना है और उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। और पैसे कौन उपलब्ध कराए, या तो कोई सरकार कराए या फिर कोई स्थानीय स्तर पे करे, या अनेक सारे महाजन होते हैं उनके चंगुल में जाओ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो महंगे दरों पे ब्याज लगाएंगे, ठीक है, और एक सरकारी दे दे कोई ऋण। तो जो भी ऋण उपलब्ध हो कहाँ पे, शहरों में, यानी कि आसानी से ऋण प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए, ठीक है। आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा तो शहरों में क्या हो जाएगा, रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर, कि मान लो कोई कह रहा हो कि मैं उद्योग धंधा लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऋण उपलब्ध करवा दो, तो सरकार ऋण उपलब्ध करवा दी, फिर उसके बाद में वो धंधो अच्छा चलो, धंधो अच्छा चलो तो और लोग आने रोजगार देखो। तो ये क्या है, रोजगार पैदा करने की विधियां है। एक बार फिर से देखो कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा कैसे करेंगे, उनकी कुछ विधियां हैं हम जो बताएंगे, जिनमें जो पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा दे दो। उसके अलावा जो क्षेत्रीय स्तर पे जो शिल्प हैं और सेवाएं हैं, इनको क्या कर दो, प्रोत्साहन कर दो। अगर जो अनावश्यक जितनी भी नीतियां नियम हैं किसके, सरकार के, उनको क्या कर दो, समाप्त कर दो। उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवा दो और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे दो। इससे क्या हो जाएगा, शहरों में जो रोजगार है उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसके अलावा जो लोगों के क्या है कि सरकार आसानी से क्या करवा दे, ऋण उपलब्ध करवा दे। इसमें क्या लिखा है अपना, जो कृषि क्षेत्र है, कौन सा, कृषि क्षेत्र, इसके अंदर क्या है, अनेक सारी समस्याएं। इसमें कृषि क्षेत्र में क्या है, अनेक सारी समस्याएं हैं। उनके क्या कारण है, ठीक है, समस्याएं। तो अब ये समस्याएं यहाँ देख लें कैसे समस्याएं है। अब आपको पता है धीरे धीरे जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती वहां की भूमि का जो जल है, जल स्तर है, वो धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, यानी भूमजल कम हो रहा है। अगर भूमजल कम होगा, भूमि का जल कम होगा, तो क्या आप अपने खेतों में पानी दोगे, नहीं दे पाओगे। तो इसलिए जो भी हमारे यहाँ पे क्या है कि जो असिंचाई क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र है, उनकी संख्या बढ़ रही है। असिंचित मतलब जहाँ पे पानी नहीं लगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो असिंचित भूमि का बढ़ना, कौन सी भूमि का, असिंचित भूमि का बढ़ना, ठीक है। तो असिंचित भूमि ज्यादा हो गई, क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब असिंचित भूमि ज्यादा हो गई तो ये क्या है, कृषि क्षेत्र में एक प्रकार से समस्या है, क्या है, समस्या। उसके अलावा अब मान लो कि आपने कोई फसल पैदा कर ली, ठीक है, कोई भी, चाहे गेहूं की हो चाहे बाजरे की हो, तो इसमें क्या होता है कि आय में उतार चढ़ाव रहता है। जैसे कि मान लो एक बार गेहूं की रेट हो गई 2200 रुपए, एक बार 1800 हो गई, फिर 11, फिर उसके बाद 2000 हो गई। तो ये क्या होगी,
इनकी जो आय है, ठीक है, किसमें, कृषि क्षेत्र में आय है, इसमें भी क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। क्या होता है, उतार और चढ़ाव। कदे उतर जाओ जाए, कदे चढ़ जाओ जाए। क्लियर। दूसरी चीज याद है, कृषि क्षेत्र में समस्याओं का, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके अलावा मान लो कि जो किसान है वो क्या होगा कि उसकी फसल खराब हो गई, पैदा नहीं हुई, तो वो कहाँ पे जाएगा, कर्ज लेने के लिए। ठीक है, तो अब कर्ज लेगा तो उसके ऊपर उसका क्या पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। तो जो भारत का किसान है वो क्या है, कर्ज में, इसलिए उसके ऊपर क्या होता है, कर्ज का बोझ। क्या होता है, कर्ज का बोझ। ये भी एक समस्या है कृषि क्षेत्र में कि किसान तो कर्ज का बोझ ले रहा है, तो कृषि को प्रोत्साहन कहाँ पे मिले। ठीक। उसके अलावा अगली बात करते हैं कि जो कृषि होती है उसमें कैसी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी। कौन सी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, कि मौसम विशेष में तो इसमें रोजगार मिलता है और वैसे नहीं मिलता। क्लियर। कौन सी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी। समझ गए, कि मान लो कि अब फसल उगा दी, फिर उसके बाद में बीच में काटने के बाद में गैप लगता है, उसमें कोई रोजगार नहीं मिलता, तो इसमें क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी। ये क्या है, कृषि क्षेत्र की समस्या है। उसके अलावा और बात करें तो अब मान लो कि आप क्या करोगे, लास्ट में जाकर कृषि की क्या करोगे, कटाई करोगे। क्या करोगे, कटाई करोगे। अब थे कृषि ने काट लिया, तो अब उन क्या करोगा, बेचोगा। ठीक है, क्या करेंगे, बेचोगा। पर बेचोगा किने, कि थार स्टोर कर बैठे कोई जगह कौन रहे, कि काटते हैं किसी के हाथ के हाथ बेच दीजिए। ठीक है, और हाथ के हाथ बेचते हैं, किन बेचेगा, जो छोटा व्यापारी भी या स्थानीय व्यापारी भी, तो किन बेच दोगा, स्थानीय व्यापारी, किन है, स्थानीय व्यापारियों को आप बेच रहे हो। पर ये स्थानीय व्यापारी क्या होते हैं कि ये इतने मूल्य नहीं लगाते जितना कि आगे इनका मूल्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपसे खरीदेंगे, फिर आगे महंगी कीमतों पे बेच देंगे। आपसे सस्ते में खरीद लिया, तो कृषि तो उत्पादित आप करोगे, वो थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक समस्या है। कौन खरीद लेते हैं, स्थानीय व्यापारी। और ये क्यों बेचते हैं इनको, क्योंकि इनके पास भंडारण का क्या नहीं होता, भंडारण का स्थान नहीं होता है इनके पास, भंडारण के लिए कोई जगह नहीं होती। ठीक है, तो इस कारण से अब एक बार देखो, कृषि क्षेत्र में अनेक सारी समस्याएं हैं, जिसके प्रमुख कारण है कि हमारे यहाँ पे सिंचित भूमि अधिक होती जा रही है, असिंचित भूमि। ठीक है, और आय में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। उसके अलावा जो कर्ज का बोझ किसानों पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मौसमी बेरोजगारी इसमें सर्वाधिक होती है। कृषि की कटाई करने के बाद में जब हम इसको बेचने जाते हैं तो इसको स्थानीय व्यापारियों को बेचना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पे किसान के पास क्या होता है, भंडारण की क्षमता कम होती है। जो हमने देखा कि जो कृषि क्षेत्र है इसमें क्या है, समस्याएं। तो अब समस्याओं का कारण क्या हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अब इसमें क्या करना है, रोजगार उत्पन्न करना है। क्या करना है, रोजगार पैदा करना है। ठीक है, तो अब रोजगार पैदा कैसे करोगे, क्या पैदा करना है, रोजगार पैदा करना है, किसमें, कृषि क्षेत्र में। तो इस समस्या को हरा कर दो, समस्या की जगह पर रोजगार दे देंगे आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ए यार क्यों बोला कि हमारे यहाँ पे क्या है, असिंचित भूमि बढ़ रही है, असिंचित भूमि बढ़ रही है, तो सिंचित बढ़ा दो। तो क्या बना दो, कि नहरों या नदियों का निर्माण कर दो। किसका, नहर बनवा दो। ठीक है, नदियां पे बांध बनवा दो, बांध बनवा के क्या कर दो, ये सिंचित कर दो। ठीक है, आप बताओ, रोजगार पैदा होगा कौन है, लोग काम करेंगे कौन करेंगे। ठीक, फिर बाद में थे बोला कि साहब लोग किसाना के ना भंडारण ना है। ठीक है, भंडारण ना है तो सरकार के द्वारा भंडारण उपलब्ध करवा दो। क्लियर, दो बात होगी। उसके अलावा थे बोला कि साहब जो किसान है वह कैसे कर्ज में है, कर्ज में है तो उन ऋण दे दो। ठीक है, ये दे दो, ऋण दे दो। और ऋण कैसे दे दो, सस्ती सस्ती दर पर ऋण दे दो। तो इसको क्या करा दो, ऋण उपलब्ध करवा दो। क्या उपलब्ध करा दो, ऋण उपलब्ध करवा दो, और वह भी सस्ती दर पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ऋण उपलब्ध करवा दिया। फिर उसके अलावा क्या कि ऋण उपलब्ध करा, बस इतनी सामग्री को नहीं, तो बोला लो किसानन के चाहो, खाद चाहो और बीज चाहो, के चाहो, बीज चाहो और खाद चाहो, लेकिन हमारा सब्सिडी दे दो। क्या दे दो, सब्सिडी। जैसे अभी मैंने डीएपी खाद की बताया था ना, इसके ऊपर क्या होती है, सब्सिडी होती है। क्लियर, अब इसमें ये सीडी छोटी आती है। ठीक है, सब्सिडी। क्लियर, क्या दे दो, सब्सिडी। जैसे कि एक डीएपी खाद की जो कट्टा है उसके बनने की जो कॉस्ट आती है, लागत आती है, वो 2200 रुपए के आसपास आती है, आपको 1000-1200 में मिल जाता है। उसका कारण क्या है, सरकार उसके ऊपर क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो इससे क्या हो जाएगी, रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। उसके अलावा मान लो कि आप किसानों ने कहा कि साहब हम जो खाद बीज डालेंगे उसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रैक्टर किस में आता है, परिवहन के साधनों में आता है। तो जो परिवहन की सुविधा है वो उपलब्ध करवा दो। क्या करवा दो, परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा दो। याद लो, इससे क्या हो जाएगी, रोजगार में वृद्धि। दोबारा से देखो, पहले कहा कि जो
कृषि क्षेत्र में जी अनेक सारी समस्या जी कि आपका करा जाए, एक तो हमारे यहाँ पे भूमि असिंचित भूमि पड़ रही थी, ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरा कारण हमने देखा था कि जो आय है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, और हमारे यहाँ पे किसान क्या है, कर्ज में है, कर्ज का बोझ डूब रहा है, और उसके अलावा मौसमी बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे यहाँ पे फसल काटने के बाद में स्थानीय व्यापारियों को अनाज बेच देते सस्ती कीमतों पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भंडारण नहीं है। तो अब उनका हमने समाधान कर दिया कि भाई लो, आपा कर देना समाधान, नहर बांध बना दो, इससे सिंचाई हो जाएगी, भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवा दो, ऋण उपलब्ध करवा दो सस्ती दर पर, खाद बीज पर सब्सिडी दे देंगा, और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा देंगा। अब थारो रोजगार सृजन हो जाएगा। क्लियर?